ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा नमूनों की, नमूने की या नमूना की। अब आप कहेंगे नमूनों की बात कहां से आ गई? कौन है नमूना? राजनीतिक विमर्श, आज का विमर्श इसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब अभी क्या क्या देखना पड़ेगा हमें राजनीति में। योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा विपक्षी खेमे पर कि दो नमूने हैं, एक नमूना दिल्ली बैठा है, एक लखनऊ। अब कौन हो सकते हैं? नाम नहीं लिया गया, पर इशारा किसकी ओर है यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कोई इतना मासूम, इतना नादान तो है नहीं। पलटवार में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आत्मस्वीकृति, यानी कि वो ये बोले, ट्वीट करते हुए पाए गए कि दरअसल ये तो बीजेपी पर लागू होता है। एक नमूना दिल्ली में है, एक नमूना लखनऊ में। एक तो मान सम्मान, मर्यादा, पद की गरिमा सब स्वाहा होती जा रही है, और इन शब्द के, इस शब्द के मायने क्या, क्यों इसे इस्तेमाल करने की जरूरत आन पड़ी? या दरअसल अब मैं बहुत ही गंभीर बात कहने वाला हूं दर्शकों। ये आपस में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। नमूना आपको, मुझको, हम सबको बनाया जा रहा है क्या? हम बन गए हैं क्या नमूना? क्योंकि दरअसल जो असल मुद्दे हैं, जो आपके, मेरे, हम सबके सरोकार हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं सरकारों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कोई इसकी चिंता ही नहीं कर रहा। असल मुद्दों पर एक अजीबोगरीब मौन है, और सवाल यह पूछा जा रहा है नमूना कौन है? अरे हमें ही तो नमूना नहीं बना दिया। रोजगार की बात नहीं होगी। रोजगार देने का एक जो जरिया था, गांव में गरीबों को, गुरबों को, भूमिहीन को मनरेगा नाम बदल दिया गया, जी राम जी कर दिया गया, तो राम राज्य आ जाएगा। उसमें क्या बदलाव हुए, क्यों नौबत आई, इस पर चर्चा नहीं होगी। विमर्श इस बात पर आकर सीमित कर दिया जाएगा कि आप राम के विरोधी हैं कि महात्मा गांधी के विरोधी। 91 रुपए से नीचे रुपया चला गया है। खाद की लाइनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, मारामारी हो रही है खाद के लिए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरावली की दीवार बचेगी या नहीं बचेगी, या खनन के हवाले सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसकी डिटेलिंग में कोई जाने को तैयार नहीं। रोजगार मिलेगा क्या? लेखपाल के लिए अधिसूचना जारी होती है, 717 सीटें कम, जितना आरक्षण है 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए है, उससे कम सीटें निकाल दी जाती हैं। फिर संशोधन लाया जाता है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, रेल के किराए बढ़ जाते हैं, चर्चा ही नहीं होती। लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो गई, प्रदूषण को लेकर नहीं हो पाई। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है। अरे केंद्र में हो गई, अब राज्य में भी हो रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में जो भ्रष्टाचार है और किसने किया है, यह अवैध कारोबार कौन कर रहा था, उसका सीधा सवाल देने के बजाय, उस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय नमूना बताया जा रहा है। बुलडोजर जहां चला देना चाहिए था, वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तेरा आदमी मेरा आदमी, इस खेल में ही हमें फंसाकर छोड़ दिया गया है। आपकी राय क्या है?
आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार इस बेहद ही गंभीर मुद्दे पर, जो आपके मसले हैं, मुद्दे हैं, मसाइल हैं, क्या सब हाशिए पर डाल दिए गए हैं? आज का सीधा सवाल, असल मुद्दे पर मौन, नमूना कौन? सवाल मैं बाद में बताता हूं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट कोई भूमिका नहीं बांध रहा हूं, आज सीधे सवाल पर आ रहा। और इसके पीछे वजह क्या है? अब नमूने के इर्द गिर्द विमर्श शुरू हो गया है, राजनीतिक गलियारों में कमाल हो रहा है। असल सरोकारों से किसी को कोई लेना देना नहीं। और किसने किसको नमूना कहा है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और वहां पर योगी आदित्यनाथ बोले कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में, दूसरा लखनऊ में। और किसके बारे में कह रहे हैं? बयान सुनवा देता हूं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, सुनिए। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो अब इसमें कोई शक शुबा तो रह नहीं जाता किसका नाम ले रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, दो बयान पहले के भी हैं। तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया, तो आप ये तो जान ही गए, एक अखिलेश यादव हो गए, और राहुल गांधी को पहले भी कह चुके हैं, इसी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो ट्वीट किया जो अखिलेश यादव ने, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, कि ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी हैं और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। बीजेपी वाले अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अब यह विमर्श, यही सुनना बाकी रह गया था। भाषा का स्तर, एक दूसरे के प्रति सम्मान, मर्यादा, संवैधानिक पदों की, सब तार तार हम कर रहे हैं। और यह क्यों हो रहा है? क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? दर्शकों, यह गंभीर मामला है कि जो असल मुद्दे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, उनकी बात ही ना की जाए, घुमा दो। विधानसभा में हंगामा कटा हुआ था कोडीन कफ सिरप घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार का यह मामला। 76 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कौन है इसके पीछे वो बताया नहीं जा रहा कि अखिलेश यादव की फलाने के साथ तस्वीर है, वो तो इनका उम्मीदवार था, जो उम्मीदवार निकलता भी नहीं है। पर उम्मीदवार हो भी तो गिरफ्तार करिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में यह अवैध कारोबार चल रहा था, वहीं से चल रहा है, ये बनारस से। तो असल गिरफ्तारियां कीजिए, हमारे बच्चों की जान पर खतरे की ये तलवार ना लटकने दीजिए। वो तो हो नहीं रहा। पर मामला सिर्फ कोडीन कफ सिरप तक का नहीं है ना दर्शकों, मामला तो व्यवस्था में जो दीमक लगातार लगती जा रही है, जो प्रशासनिक ढांचा, अमला, योजनाएं ताश के पत्तों की तरह ढेर होती दिख रही हैं, उन पर नजर ही ना जाए। और इसकी आपको वानगी दिखाता हूं। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, ऑन कैमरा बोलते पाए गए। वो क्या कह रहे हैं कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी और एमएलए,
हर एमपी, हर सांसद, हर एमएलए कमीशन लेता है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सांसद निधि में, तो मतलब 50 लाख रुपए तो हर कोई कमा रहा है हर साल का। और राज्यों में ये अलग अलग है आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ का फंड है, बिहार में 4 करोड़ का है, पश्चिम बंगाल में 60 लाख का है, दिल्ली में 3 करोड़ का है। तो सब पैसे ले रहे हैं। मेरे बेटे ने भी लिए, मैंने भी लिए थे 40 लाख। सुनिए, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ये बात। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद को खैर फलना कर। तो खुली लूट चल रही है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। केंद्रीय मंत्री कह रहा है, पर इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। दर्शकों, आप सवाल ना पूछें, चुपचाप गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठे रहें। ये कंपैरिजन मैं कई बार कर चुका हूं, तुलना। हमें गांधी जी के 3 बंदर बना दिया है क्या? हम नमूना बन गए हैं क्या? अब कैलाश विजयवर्गीय हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। वो खुद मान रहे हैं कि जी बड़ी बड़ी योजनाओं, बड़े बड़े दावे हम कर देते हैं चुनाव के दौरान, बाद में पैसे होते नहीं। रोना रो रहे हैं, मान रहे हैं कि ये जो पैसे बांटे जाते हैं, वो 1500 रुपए बांटे गए थे लाडली बहन योजना में, 2100 रुपए करना था, नहीं हुए। ये कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। सुनिए, राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। अब राज्यों का तो बुरा हाल है ही, कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है और सपना दिखाया जा रहा है विश्व गुरु बन जाएंगे, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चाईबासा में एक गरीब, उसके बच्चे की मौत हो गई, थैली में लेकर झारखंड में वो अस्पताल से बाहर निकलता दिखाई दिया है। फिर बस पकड़ ली, 70 किलोमीटर का फासला तय किया। 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जी, झोले में अपने बच्चे का शव लेकर जा रहा है। यह हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यह हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल है। सतना में सड़क बनती है, सड़क 60 लाख रुपए की, 3 किलोमीटर के करीब की, एक रात में सड़क साफ। कहां गए 60 लाख रुपए? किसने खाए? एक सड़क एक रात में साफ, बिल्कुल नवनिर्मित, नई बनाई हुई। पर यह चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोजगार की बात होगी, जहां रोजगार मिल रहा था, नहीं जी 100 दिन के बजाय 125 दिन देंगे जी। राम जी बेड़ा पार लगा देंगे। 100 दिन के मनरेगा में 42 दिन का काम मिल रहा था, और पहले काम मांग सकते थे, अब काम मांग नहीं सकते। आस्था को, भगवान के नाम को ले आइए राजनीति में। भगवान के नाम पर कोई ऐतराज कैसे करेगा? उस विमर्श में घुसा दीजिए। यह योजना कितना लाभ देगी, क्यों इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, नाम बदलने से और बेहतर हो जाएगी, भ्रष्टाचार पहले था तो उसे रोका क्यों नहीं गया, ये सवाल सब गौण हो जाते हैं। आप रहिए मौन। 91 रुपए से ऊपर चला गया, मतलब कमजोर इतना हो गया रुपया। कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले बताते नहीं थकते थे। देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की आयु से जोड़ दिया जाता था 11 साल पहले रुपए की कीमत को।
अमिताभ बच्चन से लेकर जूही चावला से लेकर अनुपम खेर से लेकर शिल्पा शेट्टी से लेकर तमाम लोग ट्वीट करते नहीं थकते थे, अब मौन है। 91 रुपए चला गया, रेलवे के किराए बढ़ रहे हैं, 10 दिन तक देश में त्राहिमाम बना रहा, मचा रहा कोहराम, बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हलकान। इंडिगो एकाधिकार हो गया है, 64% कब्जा है नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर रद्द किए जा रहे हैं फ्लाइट्स। क्या हुआ? किस बड़ी मछली पर हाथ डला? 3 इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। पर आप वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए ना। 11 घंटे 32 मिनट लोकसभा में हुई, राज्यसभा में 12 घंटे 49 मिनट। प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। 20 लाख लोगों की मौत हुई थी प्रदूषण के चलते 2023 में। हर मिनट 4 लोगों की मौत। यह सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हुई। और अब चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर, 3 बजे से जारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई और जिस दिन औपचारिक तौर पर राष्ट्रगीत माना गया वंदे मातरम को, तारीख एक ही है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, मानता हूं मैं, राष्ट्रगान है, तो उस पर चर्चाएं होती रहेंगी। वो लेखपाल 27% आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को, 7000 से ज्यादा पद निकलते हैं तो 700 पद कम क्यों निकाले जाते हैं पिछड़ी जाति के लिए? ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, असल मुद्दों पर मौन। आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत ही सवाल से की थी सीधे, नमूना कौन? और रुपया रोजगार की काहे चिंता? वंदे मातरम से खुश जनता। आप वंदे मातरम, वो 6 छंद थे, 2 क्यों आए, पूरा उसका मतलब, वो आपको पता हो या ना पता हो, वो गैर जरूरी है। वंदे मातरम पर चर्चा हो गई, आपको निर्वाण प्राप्त हो गया। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके मीडिया प्रभारी भी धीरेन्द्र मुन्ना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हैं मेरे साथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं, और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, नमूना कौन है? या आम आदमी को हमें नमूना बनाया जा रहा है इस विमर्श के जरिए? देखिए संदीप जी, जिनको इस देश के प्रति, विकास के प्रति, लोगों के प्रति संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, संविधान में, सरकारी संस्थाओं में भरोसा उठाने का लगातार कुचक्र रचा जा रहा है, देश को एक अलग प्रकार के युद्ध के तरफ ढकेलने का कोशिश किया जा रहा है, जिन लोगों को विकसित भारत आंखों में रच बस नहीं रहा है, जिन लोगों को आम आदमी के सपनों को साकार होते विकास की योजनाएं चुभ रही हैं, दिख नहीं रही हैं, लगातार हार हार हार, निराशा, घोर निराशा, और परिवार ही उनके लिए संसार है, परिवार ही पार्टी है, सरकार है, और राजनीति सिर्फ परिवार के लिए करना है, ऐसे लोग इस देश के सामने, समाज के सामने बड़ा विचित्र चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने 2 बड़े अहम शब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं प्रोफेसर साहब, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। संविधान आपने कब माना? आरएसएस ने कब माना था संविधान? वो तो कहते थे ये तो सारा का सारा बाहर से उठा कर ले आए। और राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा तिरंगा, आपने कब माना? संदीप जी, 52 साल
एक मिनट सुनिए ना, अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पर 52 साल बाद ही तिरंगा फहराया गया। 3 युवक जिन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश भी की, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी थी आरएसएस ने। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? बिल्कुल गलत जानकारी है, गलत जानकारी है? एकदम गलत जानकारी है अच्छा? संदीप जी, ये मैं दावे से कह रहा हूं, एकदम मानहानि का गलत दावा जानकारी। कीजिए मुझ पर, पूरी तरह से गलत आप जानकारी मुझ है। पर मानहानि का दावा करिए। 3 नहीं, आदमियों के खिलाफ मैं- एफआईआर कराई है आपने। बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने मैं आरएसएस अपनी के बात दफ्तर में रख रहा हूं। जाकर मैं तिरंगा अपनी बात फहराने रख की रहा हूं। कोशिश की। 52 साल लगे कि नहीं तिरंगा फहराने में आपको? संविधान नहीं माना, वीडी सावरकर, वो आप उनको बड़ा ये दूसरी प्रतीक बात है। मानते हैं। उन्होंने आपने क्या कहा था? अभी जो कहा उसमें और इसमें दोनों में अंतर है। कोई अंतर नहीं है। देखिए संदीप जी, आरएसएस सदैव भारत, भारतीयता, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता को मानने वाला एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। तिरंगे को माना संविधान आपने? के प्रति अगाध श्रद्धा और संविधान से चलने और चलाने में विश्वास रखने वाला संगठन है। और आरएसएस का स्वयंसेवक मैं। अच्छा एक बताइए, आरएसएस का आरएसएस स्वयंसेवक इस के देश एक का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री का है। नाम आरएसएस बताइए। का प्रोफेसर साहब, आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बताइए। 1937 में नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत के तौर पर हमने अपना लिया था वंदे मातरम को। आरएसएस का एक स्वयंसेवक, एक बड़ा नेता वंदे मातरम गाते हुए जिसने गिरफ्तारी दी हो, नाम बता दीजिए। मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे कोई। देखिए संदीप जी, उसमें करोड़ों की संख्या तो नहीं थी, पर हमारे सैकड़ों और हजारों की संख्या थी स्वयंसेवकों की, जो वंदे मातरम को गाते गाते और अच्छा, गिरफ्तारी दे रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन 1942 से के लेके भारत छोड़ो समाज में- आंदोलन में समाज अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। यही प्रेरणा दे रहे थे ना वीडी सावरकर। देखिए, आप बीडी सावरकर की के कार्य को जिस तरह से जिस चश्मे से आप देखना अगर चाहेंगे, मैं वह बात ऐतिहासिक परम सत्य और परिप्रेक्ष्य आरएसएस गलत की बात दे रहा होगी, हूं तो ऐसा नहीं बताइए है ना। मुझे। ऐसा नहीं है ना। नहीं संदीप जी, आप बीडी सावरकर की बात को अपने चश्मों से जिस तरह प्रस्तुत कर देंगे, वो आरएसएस की बात हो जाएगी क्या? नहीं होगी। दुर्भाग्य रहा कि इस देश में जो भारत विरोधी लोग थे, जो सनातन विरोधी लोग थे, उन लोगों के मन में जो उपजा, दिमाग में जो स्वप्न आया, उसे लिख दिए और वो बात चल पड़ी। इसी की लड़ाई तो लड़ी जा रही है, सनातन इसी को हो, ठीक किया जा वंदे रहा है। मातरम ये दुर्भाग्य हो, है देश का मनरेगा कि को जी भारत- राम जी कर दें तो देश विश्वगुरु बन जाएगा। लेखपाल की अधिसूचना देखिए में संदीप जी, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाएगा। रुपया 91 की जगह 51 हो जाएगा। प्रदूषण कम हो जाएगा। असल मुद्दे ये हैं, या वंदे मातरम और नमूना कौन है और कौन नहीं, ये असल मुद्दे हैं। पॉइंट पर आते हैं ना अब सर। संदीप जी, मैं चाहूंगा कि दो मिनट का समय दीजिएगा, हाँ, लीजिए ना, यदि प्लीज। तो मैं इन दोनों बातों को पूरा करूं आपके। देखिए, किसी भी फ्रेश नियुक्ति, यानी पूरी तरह से पहली बार जो नियुक्ति की जाती है, जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उसमें 27% आरक्षण की आवश्यकता होती है। जिन नियुक्तियों को हम, यानी कार्मिक विभाग मंगाता है, जनपदों से पद होते हैं, जनपदों में उसके कितने पद खाली हैं, उस विभाग में कहां कहां पद खाली हैं, जब उसको मंगाते हैं तो उसमें 27% का आंकड़ा नहीं लागू होता है। एक ये स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में 2014 से पहले और 2014 के बाद देखने की जरूरत है। भारत में विकास के लिए एक नई राजनीति में धारा आई। वो था न जातिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, सिर्फ एक वाद है, एक काम है, वो है विकासवाद। और नरेंद्र मोदी जी के विकास तो नेतृत्व हो रहा है। में ये देश ने विकास की एमपी तरफ लैब आगे में बढ़ा। उस विकास, केंद्रीय मंत्री कह रहा है 5 करोड़ में 10% कमीशन ली जाती है। एमपी भी लेते हैं, एमएलए भी लेते हैं, मैं भी लेता था। अच्छा विकास हो रहा है। संदीप जी, मांझी जी के कहना चिंताजनक है। मैं न्याय संगत बात करता हूं। मैं उनकी बात, वो जो कह रहे हैं वो चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। यदि ऐसा है तो उस पर विचार कि चोरी करता हूं और सीना जोरी भी कर रहे हैं और सरकार खामोश है। वो कह रहे हैं हर कोई 10% ले रहा है। आप तो जीरो टॉलरेंस करप्शन वाली सरकार है ना। के तो जानकार नहीं है ना।
हर कोई के बैंक अकाउंट को तो देखते नहीं है और कहां से जानकारी लाए वो अलग की बात है। अच्छा। मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो चिंताजनक है, वो एक गंभीर बात है और समाज को, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और सभी दल के लोगों चाईबासा को में, आप जो सवाल झारखंड उठाए में हैं, इस सवाल को एक सर बाप अपने 4 महीने का बेटा जिसकी मौत हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं, तो एक प्लास्टिक की थैली में अपनी छाती से सटाकर 76 किलोमीटर का फासला बस से तय करके अपने गांव वापस चला गया उसका पार्थिव शरीर लेकर। संदीप जी, कोडीन इसे कफ सिरप सुनने के बाद ही में हृदय हमारे फट रहा बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप राजनीतिक खिलवाड़ कर रहे हैं कि कौन अमित यादव है। वो अमित यादव है भी नहीं तस्वीर में, यही विपक्ष को वो राहुल यादव है। उनके अमित भीतर यादव का थोड़ी कोई भी रिश्तेदार, शर्म, हया, संवेदना बची मुख्यमंत्री हो, ये गलत तो जानकारी विपक्ष दे को देते हैं कि अमित यादव वाराणसी कैंट से उम्मीदवार था, वो टिकटार्थी था, उम्मीदवार नहीं था। पर इन चीजों में असल मुद्दों को छोड़कर नमूना बताते रहे, हमें नमूना बना रहे हैं आप। संदीप जी, यह समय है सच में विपक्ष को के भीतर आत्मचेतना को जगाने की, जमीर हो उनके भीतर, तो वो सरकार के साथ इन मुद्दों पर कदम मिला के खड़ा हो, चले और थोड़ी सी भी उसके भीतर यदि जन सेवा की भावना है और जमीर बची है, जनसेवा आप कर तो ही रहे हैं। सरकार के साथ इन सारे गंभीर मुद्दों वंदे पर मातरम पर साथ देना चाहिए, न कि 23-24 घंटे संसद में चर्चा हो गई, अभी दिल नहीं भरा है। और आपने उस सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं कि वंदे मातरम कहां कब गाया था, कितने स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी। अब वंदे मातरम से प्यार हो गया है। देखिए संदीप जी, वंदे मातरम भारत की आत्मा है, हम सबके हृदय में रचता बसता है, हम सबके प्राण श्वास है, प्रत्येक भारतीय का है। तो वंदे मातरम गाने वाला हर भारतीय गर्व के साथ भारतीय है, हर स्वयंसेवक वंदे मातरम गाता है। आप भी गाते हैं, हम भी गाते हैं। आपको संघ प्रिय हो न प्रिय हो, बात वही है। इसलिए हम मानते हैं आप भी हमारे हैं और हम तो ही हैं। वो चर्चा वंदे मातरम पर जरूरी है। रोजगार को लेकर चर्चा, 91 रुपए से कमजोर हो गया रुपया, रोजगार के लिए लाइनें लगी हुई हैं, भी देंगे, खाद के लिए लाइनें लगी हुई है ना। अभी पहले डीएपी पर मार थी, यूरिया की मार हो रही है, ये सब नारा चलेगा। हम जी संदीप जी, खाद के लिए मार हो रही है कि नहीं हो रही है अभी भी? नहीं, निश्चित। देखिए संदीप जी, किसानों की चिंता, फसलों की चिंता, आम जन के कर दिया, बस योजनाओं की चिंता, का बदल कर जी बहुत राम जी कर संवेदना दिया, के हो गया साथ, काम, गंभीरता के साथ हो जाएगा सरकार कल्याण। सभी जगह कार्य में लगी है। पर अंतिम बात आपसे, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है शायद कुछ। चलिए, वो इको हो जाती है। आज जनता की आवाज का इको नहीं हो रहा है, उसकी गूंज क्या राजनेताओं तक पहुंचती नहीं है। घनश्याम तिवारी, आपके पास मुद्दों का भाव है या मुद्दे थाली पर सजे हुए हैं, आप भी फंसे रहते हैं? नमूना कहा गया है तो आप भी नमूने पर ही अटक जाते हैं। कौन नमूना है? नमस्कार संदीप जी, आपको दर्शकों को और नमस्कार आपको दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, अभी आप इतनी अच्छी बहस कर रहे थे और अगर कोई यहाँ पर आके कह दे कि 2 टकले देश में तानाशाही चला रहे हैं तो बहस डिरेल हो जाएगी। तो अगर मुद्दों को डिरेल करना है तो आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोई बड़ा नेता ये कहे तो दिन भर लूप में टीवी चलाएगा कि 2 टकले देश में तानाशाही कर रहे हैं, 2 टकले देश में तानाशाही कर रहे हैं। तो इस देश में बहस को डिरेल करना बहुत आसान है। अभी आपने वंदे मातरम की बात हो रहे हैं। अब वंदे मातरम में कोई नमूना कह भी रहा है, आप मुद्दे पर डटे रहें, अड़े रहें, कौन रोक सकता है आपको? आप भी उसी भाषा में जवाब देते हैं। दिक्कत यह है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं है। इसके साथ एक जबरदस्त मीडिया तंत्र है, इसके साथ सोशल मीडिया तंत्र है, इसके पास पुलिस तंत्र है और ये उसी भाषा को जमीन पर उतारता है। इसका मतलब अगर आपका बच्चा परेशान है, पेपर लीक हो गया, वो भी नमूना है। किसान परेशान है, उसको कुछ भी सरकार से राहत नहीं मिली, वो भी नमूना है।
वोटर परेशान है कि उसका नाम काट दिया गया, वो भी नमूना है। बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, उसका परिवार भी नमूना है इनकी नजर में। आप अस्पताल में दर दर भटक रहे हैं, गरीबी के चलते बच्चे की लाश को पॉलिथीन में लेके जा रहे हैं, वो परिवार भी नमूना है। यहाँ पर केवल दो ही लोग हैं शानदार, मुद्दे हैं जो असल मुद्दे हैं, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी होती है घनश्याम तिवारी, एक्सपोज अपोज और डिपोज करना। बिल्कुल, अगर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, कल भी आप मेरे ही शो में थे और प्रदूषण की हमने बात की, अरावली में खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, चोरी की जा रही है क्या, जहां मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है क्या, इन सब पर संसद में चर्चा हो सकती थी। 2 बजे का 2 चीजें हैं, समय भी तय किया गया, मुकर्रर किया गया, विपक्ष के पास समय ही नहीं था। दिल्ली बेहद समृद्ध है और शिक्षित भी है। उस दिल्ली में अगर सरकार AQI के आंकड़े छिपा ले, जहां पर लगभग 16 लाख लोग हैं जो 62 साल से ऊपर उम्र के हैं और 30 लाख बच्चे हैं जो 6 साल से कम उम्र के हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन सरकार AQI की जो खबर है, आंकड़े हैं, उसको छुपा ले। अरावली में देश के पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने वायु प्रदूषण पे एक शब्द की जिम्मेदारी नहीं ली है, वो कहते हैं कि अब हम जमीन के नीचे पहाड़ को नापेंगे और उसके बाद तय करेंगे 100 मीटर है कि नहीं है। कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। ये अभी वंदे मातरम की बहस की, आपका कोई दर्शक चैट GPT से पूछे कि क्या अंग्रेजी शासन में RSS के लोगों ने वंदे मातरम गाया था, क्या हिंदू महासभा के लोगों ने वंदे मातरम गाया था? मैं साधारण पूछता हूं कि RSS के कौन कौन से लोग ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे? मैंने सवाल तो उसमें आता है ये चैट GPT कहता है, MS गोलवालकर, KB हेगड़ेवार, बाला साहेब देवरस, लक्ष्मण राव इनामदार, ये तो चैट GPT बता रहा है। हिंदू महासभा के कौन से लोग ब्रिटिश शासन के साथ खड़े थे? तो आता है वीर सावरकर। ये लोग जो उस समय वंदे मातरम गाने से डरते थे, वो लोग आज हम देशवासियों को बता रहे हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन में कैसे भिड़ाया जाता है लोगों को। तो ये सरासर धोखा हो रहा है। इस धोखे के पीछे ये धोखा हो रहा है तो इसका जवाब कौन देगा? इसको मजबूती से इसका पर्दाफाश कौन करेगा? ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है क्या भाई? अमिताभ बच्चन हो या अनुपम खेर या ये अक्षय कुमार और ये शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, ये बड़े परेशान होते घूम रहे थे 60 के करीब जब रुपया चला गया, 91 पार कर गया, इनके कान पर अब जू भी नहीं रेंग रही, चुपचाप बैठे हुए हैं ये, तो इनको एक्सपोज कौन करेगा? आप सोचिए, संदीप जी आप सोचिए, आपके दर्शकों को भी ये सोचना चाहिए, हमारे देश के हर देशवासी को सोचना चाहिए। एक सरकार जिसका ये तीसरा टर्म है, मोदी जी का तीसरा टर्म है, जबरदस्त मेजॉरिटी में है, संसद में डरने लगते हैं। 15 दिन का देश का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र, ये थर थर कांपते हैं। जहां पर एक जगह जहां पर सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री थर थर कांपते हैं। संसद के बाहर कह सकते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं है कि संसद में जब सवाल उठाए जाएंगे प्रदूषण पर, तो प्रधानमंत्री वहां बैठ करके प्रदूषण की चर्चा में विपक्ष नहीं शामिल हुआ ना। तो अगर सरकार यहाँ पर आप, तो उसमें विपक्ष क्या करेगा? ना पल्ला झाड़ रहे हैं। विपक्ष 2 बजे का टाइम दिया गया था, आप चर्चा में आए ही नहीं। ये तो सरकार का तौर तरीका है। क्या सरकार को किसी डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन का सत्र रखिए? न आप क्या इस सरकार की तरफ से प्रदूषण तो ऐसा नहीं है केवल देशवासी और विपक्ष के लोग ही सांस लेते हैं, और प्रधानमंत्री जो है सोना और मशरूम की सांस लेते हैं, अमित शाह सोना और मशरूम की सांस लेते हैं, अडानी जी सोने और मशरूम की सांस लेते हैं, सब कोई सांस लेता है, वही ऑक्सीजन। लेकिन क्या सरकार की तरफ से ये पेशकश भी हुई थी कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं? बात ये है, मुद्दा बताइए धीरेन्द्र मुन्ना, कुछ सत्रों में सरकार ने अपनी तरफ से पेश। मुन्ना भाई, ये नमूना कौन बन गया है? आपस में एक दूसरे को नमूना बता रहे हो या हमें नमूना बनाकर छोड़ दिया है देश की जनता को? देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत गंभीर और सार्थक बहस कर रहे हैं। मैं तो इसके लिए आपका साधुवाद करता हूं। जिन विषयों को उठा रहे हैं आप, असल में ये मुद्दे उठाने चाहिए विपक्ष को। सवाल जब विपक्ष करता है तो जवाब भी धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा के अंदर में हो। प्रदूषण समस्या विपक्ष का नहीं, ये देश का है। और जब इस पर कोई जवाब सवाल करना चाह रही है, सरकार सार्थक बहस चाहती थी, तो इस पर रहना चाहिए था। जब भी आप सवाल करते हैं गंभीरता से,
तो उसको धैर्य पूर्वक सुनने की भी मादा रखनी चाहिए, क्योंकि आप एलओपी है, सरकार तो चाहे हमेशा तैयार रहती है स्टेट ना। में एलओपी हो, चर्चा के लिए या हमेशा आप तैयार सेंटर रहती में। है। चर्चा करेगी वंदे मातरम पर, चर्चा जी राम जी मैं को लेकर होगी। राम जी का सिर्फ कौन राम जी से प्यार करता है, कौन नफरत करता है? भाई हिंदू मानते हैं वो भगवान है, पर भगवान के नाम की आड़ लेकर ये बदलाव क्यों मैं किए? 125 दिन काम दे देंगे, वो कोई जादुई छड़ी है? अभी तक तो 42 दिन काम दे रहे थे। सरकार आपकी है 11 साल से। इनके जवाब नहीं होंगे, बस जी राम जी। सवाल इस पर सवाल इसी पे करना चाहिए था और जवाब भी इसी का मिल रहा था। लेकिन आप बताइए कि सिर्फ विपक्ष को इसी में इंटरेस्ट था कि नाम परिवर्तन होके राम जी क्यों हो रहा है, नहीं, जबकि डिटेलिंग के अंदर ये क्यों? बहुत बड़ी विषय नहीं, जो चीज लेकिन डिमांड बेस्ड थी कि आप काम मांग सकते थे, हक के तौर पर मांग सकते थे, अब सरकार कैसे तय करेगी? पंचायतों की स्वायत्ता को तिलांजलि दे दी गई। अब दिल्ली में बैठा कोई बाबू बताएगा राज्य सरकार को, उस इलाके में, फलाने इलाके में मुन्ना का जो गांव है गया जी में, वहां पर काम तय करेगा दिल्ली में बैठा बाबू। यही है ना नया कानून? कहां हुई इसकी चर्चा? आम आदमी तक ये बात पहुंची है? उसमें हो क्या? यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही पूछना चाह रहा हूं कि विपक्ष के लोगों को कि बहस इस पे होनी चाहिए थी। और अगर इसमें कह रहे हैं कि काम देने की बात है संदीप जी, तो इनमें तो बिल्कुल काम का प्रावधान किया गया है। कहां वंदे लेकिन मातरम उसको कराओ, इन जी सब राम जी चीजों को करो, 25 दिन या बढ़ाया गया। सीधे सीधे विशुद्ध सरकारी घूस दे दो। जो 10,000 रुपए खटाखट बिहार में बांटे गए, वोट मिले फटाफट। वो क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि बड़े बड़े वादे कर देते हैं, फिर हम पूरा कर नहीं पाते। यही हाल हो रहा है ना सबका। 3,16,000 करोड़ का अगर बजट है तो 3,62,000 करोड़ का तो कर्ज है बिहार पर भी। यही हाल मध्य प्रदेश का, यही हाल महाराष्ट्र का है। वहां लाडकी बहन में 1,500 रुपए बढ़ाकर 2,100 होना था, आज तक नहीं हुआ। 1,000 रुपए मिलने थे पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिए अभी तक। अगला चुनाव आने वाला है, नमूना बना दिया है ना। मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्या आम आदमी को। सब राजनीतिक दलों ने आम आदमी को नमूना बना दिया। नमूना नहीं कहा, उड़ते हुए तीर पर बहस ही करना नहीं चाहता मैं। किनको क्या बोला गया, मैं ऐसे शब्दों में मैं नहीं पढ़ता हूं। सम्मानित नेता है दोनों, एलओपी हैं, अपने उनके भी समर्थक हैं, वोट उनको मिलते हैं तभी यहां आए हैं भाई। लेकिन ये जो नारे देते हैं, नारे देना अच्छी गालियों बात की है। पूरी फेहरिस्त आप बता देते हैं, पूरा आपका इकोसिस्टम लग जाता है। दूसरे को आप कुछ भी कहे और तालियां बजवा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं संदीप जी की ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूं और ना बोलना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी हो या आदरणीय राहुल गांधी जी हो, दोनों एक सम्मानित पद पे है, संवैधानिक दायित्व में है और सवाल उठाना सार्वजनिक स्वीकृति नहीं दे रहे क्या? जीतनराम मांझी की मैंने भी लिए थे पैसे, 40 लाख रुपए, मेरे बेटे ने भी लिए हैं। हर कोई 10% लेता है। वो चाईबासा में सड़क बनती है 60 लाख रुपए की, वो उड़ जाती है। ऐसी कमाल की सड़क बनी, एक रात में उड़ गई। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे पास 5 सांसद हैं, कोई भी इस तरह की चीजों में संलिप्त नहीं है, न मुझे इसी जानकारी है। ये समुद्री ज्ञान सरकार को मुझे भी नहीं लेना है चाहिए ना कि कितने परसेंट कौन लेते जीतनराम हैं नहीं मांझी लेते की हैं। बात का संज्ञान केंद्रीय मंत्री अगर- हैं, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पंकड़ी पाठक, इसका संज्ञान तो लिया जाना चाहिए ना। संदीप जी, मैं बड़े ध्यान से सब लोगों की बातें सुन रही थी और 15 मिनट लगभग हमारे जो प्रतिनिधि है भाजपा के, आपने उनसे कई सवाल पूछे जनता के मुद्दों पर 15 मिनट जनता के मुद्दों की उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। और यही काम देश की संसद में भी होता है और यही काम देश की विधानसभाओं में भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारे भाजपा के साथी ने ये कहा कि नमूने, वो पहली बात है जो नमूना शब्द उनके नेता ने बोला, जो कि मुझे लगता है कि
किसी भी जनता के प्रतिनिधि को, जो कि संसदीय भाषा होती है, ये बिल्कुल उससे परे है, इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए। और 2 बार के मुख्यमंत्री और कई बार के सांसद को तो कतई नहीं बोलना चाहिए था। तो उसी भाषा में जवाब भी दिया अखिलेश यादव ने, वो जवाब भी तो गैर जरूरी था। नहीं, देखिए, वो एक, मुझे लगता है एक अलग मुद्दा है। कोई अगर किसी को कुछ कहेगा और एक उसका एक ढंग है उसका जवाब देने का, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति जिसको विकसित भारत आज नजर नहीं आ रहा है वो नमूना है। यानी कि जो हम सभी लोग जो आज प्रदूषण में रहते हैं, हम लोग अपने घर से सुबह बाहर निकलते हैं, आम आदमी बाहर निकलता है, सांस नहीं आती, वो नमूना है। जो लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं भेज पा रहे, स्कूल नहीं भेज पा रहे, वो नमूने हैं। जिन विद्यार्थियों का, जिन युवाओं का पेपर लीक हो जाता है और उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही, उन्हें विकसित भारत नहीं नजर आ रहा, वो सब नमूने हैं। जो पानी में आज यूरेनियम निकल रहा है, आदमी पानी पीने से डर रहा है। बिहार में माओ के दूध में यूरेनियम निकल रहा है, ये सभी लोग नमूने हैं। जो भी लोग जनता के लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि जब सदन चलेगा, जब दिल्ली में पार्लियामेंट बैठेगी, जब हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे तो प्रदूषण पे चर्चा होगी। बीकानेर वासी हैं, वो आपके सुर में सुरी मिला रहे हैं पंखुड़ी, भंवरलाल चौधरी। वो कह रहे हैं मूल मुद्दों को छोड़ सिर्फ भावनात्मक शब्दों की सौगात दी जा रही है। विपक्ष सवाल पूछे तो मनगढ़ंत अतीत है ही। तो संदीप जी, वही बात तो हम कह रहे हैं कि जब विपक्ष ये कहता है, क्या विपक्ष ने ये नहीं कहा सदन शुरू होते, दिल्ली में पार्लियामेंट शुरू होते पहले दिन ही, क्या विपक्ष ने ये बात नहीं कही कि प्रदूषण पे चर्चा करी जाए? आपकी भी तो सुई अटक जाती है, आपके नेता की भी सुई अटक जाती है। अब वोट चोरी पर ही सारा का सारा ध्यान लगा दिया, वो 91 रुपए से ऊपर चला गया, कमजोर लगातार होता जा रहा है रुपया, खाद की लाइनें लगी हुई हैं। एक मुद्दा थोड़ा, पूरी थाल सजी हुई है। सभी मुद्दों में वोट चोरी भी एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ये सभी मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, कोई इनका समाधान नहीं निकल पाएगा जब तक कि लोगों का जो मूलभूत अधिकार है, यानी कि वोट देने का अधिकार, कभी चौकीदार चोर है, कभी वोट चोरी चोरी पर इतनी तवज्जो दे देते हैं राहुल गांधी कि आपका जनाधार की चोरी हो रही है लगातार। संदीप जी, देखिए, जो एक लगातार मुद्दा वोट चोरी का कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया गया और प्रमाण के साथ राहुल जी ने ये साबित कर दिया कि वोट चोरी हो रही है, और अब तो भाजपा के लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, माइक पे आकर ये कह रहे हैं कि हमें डीएम ने जिता दिया। तो सभी लोग जानते हैं, आज देश का आम आदमी जानता है कि वोट चोरी किस तरह से करी जा रही है, किस तरह से एक एक घर में 100, 150, 500 वोट निकलते हैं, हर व्यक्ति ये जानता है। तो मतलब हर व्यक्ति जानता है, पर मौन भी है, चर्चा नहीं हुई। राजनीतिक विमर्श आशुतोष मौन है असल मुद्दों पर। और नमूना कौन है? नमूना हमें बनाया जा रहा है क्या, या हम बन गए हैं नमूने? ये आपस में तो लड़ते रहेंगे, नमूना हम बन रहे हैं क्या? नहीं संदीप, सबसे पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दरअसल इस देश का राजनीतिक कल्चर इतना खराब हो चुका है, राजनीतिक संस्कृति इतनी खराब हो गई है कि एक दूसरे को शत्रु के दृष्टि से देखा जा रहा है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा जिससे साफ तौर पर लगता है कि एक दूसरे के प्रति किसी तरीके का कोई प्रेम, कोई स्नेह कुछ है ही नहीं। ये इससे ज्यादा लोकतंत्र विरोधी, लोकतांत्रिक संस्कृति विरोधी कोई और चीज हो ही नहीं सकती कि आप अपने विपक्ष के नेता को या राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को आप नमूने बता रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? हमारे दर्शक है, रायपुर वासी हैं, ये रखिए सवाल इनका पिलगांवकर साहब का, जरा सवाल आ रहा है। ये बहुत ही अहम सवाल पूछा है पिलगांवकर साहब ने, किशोर पिलगांवकर है। हर मुद्दे को देशभक्ति और धर्म से जोड़ जनता को मूर्ख बनाना, दूसरों को नमूना, खुद को सियाना बताना आज की राजनीति है क्या? संदीप, तो ये दरअसल ये दिखाता है कि हमारे यहाँ किस तरीके की क्या बोले जहालत हो गई है इस वक्त। और ये वाकई में ये ऐसी चीजों से ही लोकतंत्र कमजोर होता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है जो आपने जिक्र किया कि एक बाप को अपने मरे हुए बच्चे को थैले में ले जाना पड़ रहा, कोई एम्बुलेंस नहीं थी वहां पर। हाँ, क्या आपने किसी नेता को इस बारे में कुछ कहते हुए सुना? क्या किसी ने इस बारे में कोई ट्वीट किया? क्या किसी तरीके की कोई आत्म प्रवंचना की गई? क्या किसी ने आत्ममंथन किया? क्या किसी को इस बारे में शर्म आई? नहीं शर्म आई, और आएगी भी नहीं शर्म, क्योंकि ये एक गरीब आदमी की बात है। और वो गरीब आदमी है दरअसल जिसका वोट लेने के लिए तो आप उसके खाते में 10,000 रुपए डाल देते हो। नहीं, असल मुद्दे अब देखिए,
उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, यहां के नजदीक दादरी में ही अखलाक की हत्या कर दी गई थी, वो लिंच्ड कि गौमांस खा रहा है। अब वो सारे केस वापस लिए जा रहे हैं, चर्चा ही नहीं है। क्यों वापस लिए जा रहे हैं? 302 का मामला। भाई इसमें कौन सी है? मुझे तो हैरानी की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने ही खिलाफ लगे हुए केसेस को वापस ले लिया था, अपने ही खिलाफ लगे हुए केसेस को। आप सोच लीजिए, अब आप तो कहे कि कानून की बात, कहे कि संविधान। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि दरअसल वाकई में इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं को चुनते क्यों हैं। नहीं, बुद्धपाल सिंह हैं बरेली वासी, वो कह रहे हैं वंदे मातरम से ही खुश हो जाते हैं लोग। जो मैंने सवाल भी रखा है कि भाई रुपया रोजगार की काहे चिंता, वंदे मातरम से खुश जनता। जनता भी इन्हीं मुद्दों को देखकर सुनकर खुश हो जाती है क्या? संदीप, अभी आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि भाई वंदे मातरम गाते हुए संघ के कितने लोग जेल गए। आप ये छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहता हूं, मेरी चुनौती तो ये है कि संघ के किसी एक नेता की एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की हो। एक स्पीच जो हेडगेवार से जुड़ी हो, तो 1925 के बाद, या गोलवलकर से जुड़ी हुई हो। एक स्पीच अगर ये दिखा दें जिसमें ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने अंग्रेजों की बुराई की हो, या अंग्रेजों पर प्रहार किया हो, या अंग्रेजों पर हमले की, एक स्पीच नहीं मिलेगी। एक और बात, ये नमूना इसलिए विमर्श आया है क्या, ये कोडीन कफ मामला ये गले की हड्डी भी बन गया है क्या? इसमें बहुत सारे दबंग, बाहुबली, उनके नाम भी हैं, उनके करीबी लोग, FIR हो चुकी है, 76 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये कारोबार चलता कहां से था, किस इलाके से चल रहा है, उस पर पर्दादारी की जा रही है क्या? और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है क्या? संदीप, इसमें दोनों बातें हैं। देखिए, ध्यान भटकाने के लिए भी किया जा रहा है और साथ ही साथ ये हमारे राजनीतिक नेताओं की एक भ्रष्ट भाषा भी हो गई है, भ्रष्ट भाषा हो गई है। और ये इसलिए क्योंकि ज्यादा तक पढ़े लिखे लोगों की कमी हो गई राजनेताओं के। उनका एकमात्र मकसद है एन केन प्रकार सत्ता लेना, लोगों की चिंता मत करना, अपने विपक्षियों को गाली देना, चाहे टीवी चैनल पर गाली दीजिए, चाहे विधानसभा के अंदर गाली दीजिए, चाहे संसद के अंदर गाली दीजिए, सब माफ है। ये भ्रष्ट जो राजनीतिक संस्कृति आई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र को अंदर से पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें संविधान में अगाध श्रद्धा है और RSS एक सांस्कृतिक संगठन है, इससे बड़ा झूठ हिंदुस्तान में कभी बोला नहीं जाता। RSS एक राजनीतिक संगठन है और लगातार झूठ बोलता है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। देश बंधु हैं हमारे दर्शक, जयपुर वासी हैं अभय दुबे, वो कह रहे हैं नमूना नहीं, वो मेरे शब्द से ना इत्तेफाकी रख रहे हैं, नमूना नहीं, जनता को जमूरा बना दिया गया है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, नमूना जमूरा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही मतलब दे रहे हैं इस वक्त। मैं जो कोडीन कफ सिरप कांड है, मेरा मानना यह है कि वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस कफ सिरप में करोड़ों अरबों रुपए का काला धन जनरेट हुआ है इस कांड में। और वो काला धन केवल जिन्होंने जनरेट किया है उन्हीं की जेब में नहीं गया है, उन्हीं के बीच में नहीं बटा है, वो उत्तर प्रदेश में सभी सत्ताधारियों के बीच में बटा है, बड़े पैमाने पर अफसरों में बटा है, पुलिस में बटा है बड़े पैमाने पर। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी के नजदीकी है आरोपी, मुख्य आरोपी उधर का है, संबंध रखता है, तो जेल में डालिए ना, वो तो ठीक बात है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि डाल दीजिए जेल में, बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? मेरा कहना है कि जो जिन बाहुबलियों का आपने जिक्र किया, मैं भी उनको जानता हूं। एक पुलिस का सिपाही है जिसके पास इतनी संपत्ति है कि वो बड़ी बड़ी महंगी कारों में चलता है, और पुलिस में कांस्टेबल है, उसको बाहुबली साहब अपना भाई बताते हैं। स्थिति यह है कि वो सब लोग छुट्टा घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं छुट्टा? भाई, योगी आदित्यनाथ ने तो अपना जो USP बनाया था, वो तो कानून व्यवस्था के नाम पे बनाया था, सही गलत जो भी हो। अब तक उसकी भी पोल खुल चुकी है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे बनाया था ना। तो इस सवाल पे वो लोगों को छूट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि सबको अभी चुनाव आने वाला है, 27 में चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें बड़े पैमाने पर सबको रुपया चाहिए। खासतौर से योगी आदित्यनाथ को भी धन चाहिए बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के लिए। आला कमान देगा कि नहीं देगा धन, ये भी उन्हें नहीं पता है। बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है, और इस रायते को संभालना बहुत मुश्किल काम है। जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, सुशासन का सवाल है, मौजूदा जो राजनीतिक निजाम है, गवर्नेंस उसकी अंतिम प्राथमिकता है।
नहीं, पर इसमें विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो भी तय क्यों ना की जाए। विपक्ष जब इसी तरह के विमर्श में वो फंस जाता है तो जो असल कहानी है या जो सत्य है या जो जनता के सरोकार हैं वो गौण हो जाते हैं कि नहीं हो रही। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मैं एक और बात की तरफ ध्यान दिला दूं। अभी अरावली के सवाल के ऊपर बड़े पैमाने पर असंतोष है, सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने इत्तेफाक से आज एक्स के ऊपर अखिलेश जी की एक पोस्ट देखी जो अरावली के ऊपर बहुत लंबी पोस्ट है। वो उन्होंने दिल्ली वासियों को उन्होंने अपील की है अरावली के, और किसी नेता को इस सवाल को उठाते हुए मैंने नहीं देखा। मैं किसी की प्रशंसा और उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन मुझे ये देख के सुखद आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, विपक्ष के नेता ने कम से कम अरावली के सवाल को संबोधित किया। नहीं, और पर जब वक्त था, पोस्ट लिखी। नहीं, जब इस सवाल के बारे में चर्चा भाई प्रदूषण से जुड़ा है कहीं ना कहीं, वो एक दीवार है, एक सुरक्षा कवच दिल्ली को देता है। कुछ लोग ये भी कहते घूम रहे हैं अरावली के चलते, बड़े पत्रकार हैं, वो न जाने कहां से दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि भाई अरावली के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। पर यह चर्चा तो संसद में होनी चाहिए थी, विपक्ष को उसका हिस्सा होना चाहिए था। जो व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता है और वो इस तरह की बात करता है, तो उससे तो पत्रकार कहने का अधिकार हम लोगों को छीन लेना चाहिए। हालांकि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि हम लोग नहीं छीन सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें तो ना पत्रकार मानना बंद ही कर देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है हर चीज की, और ये कफ सिरप कांड जो है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा तो असल मुद्दों से ध्यान लगातार भटकाते रहेंगे। एक दर्शक ने यह भी बात कही है कि भाई रूस से या चीन से सीख लीजिए, वहाँ पर धर्म का इस्तेमाल नहीं होता है राजनीति में, तो वो विकसित हो गए। खैर, वो भी अपने आप में आधा अधूरा उदाहरण ही है। पर धर्म की, मजहब की सियासी दुकानदारी अगर जारी रहेगी तो आपके मेरे असल सरोकार क्या यूं ही भटका दिए जाएंगे और हम नमूना या जमूरा बनकर रह जाएंगे? इस बारे में ज़रा सोचिए और अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पुरजोर तरीके से उसे बुलंद कीजिए। उसकी गूंज सुननी चाहिए, सत्ताधीशों को भी और विपक्षी खेमे को भी। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी हम सही मायने में विश्व गुरु बनेंगे। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।